Correct. नाउ ये हमारा लेक्चर है एक आगे, और ये 12th केमिस्ट्री है बच्चों। हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम एक नए चैप्टर पे मिलेंगे। हमने फिजिकल खत्म कर दी है, इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। ये तीनों हो चुके हैं आपके चैप्टर, विद एग्जांपल्स, विद न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग। तो आज शुरू करने वाले हैं बच्चों हम सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री ये आज का हमारा लेक्चर है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर है वो एक चैप्टर के नेम के साथ होता है, बट उसके खुद अलग से पार्ट्स होते हैं। तो ये चैप्टर में हमें अलग अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा। कैटलिस्ट पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, फिजिकल ऑप्शन, केमिकल, फ्रोंडलिस कर्व, एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ेंगे। बहुत कुछ आएगा, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स, प्रोटेक्टिव ग्लाइड्स, ये सब अलग अलग से टॉपिक बन जाएंगे। इनका इसके नेम से कुछ लेना देना नहीं होता, आई सपोज दिस। तो आज का जो टॉपिक है वो है एड्सॉर्प्शन। जो हम करते हैं एड्सॉर्प्शन है, ये है हमारा टॉपिक। यहां लिखते हैं क्योंकि ये सब कुछ एड्सॉर्प्शन के हेडिंग में आएगा, जो कुछ भी आएगा। तो चले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है बच्चों हमारे पास, पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये एक स्पॉन्ज है, कोई भी बॉडी है। मान लीजिए स्पॉन्ज है जो हमारे घरों में या हमारे जो देखा होता है हमने, स्पॉन्ज मिल जाएंगे आपको जो डस्टर के रूप में भी यूज़ होते हैं, या आपको वो जो पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्पॉन्जेस जो सोफाज में और गद्दीज में लगते हैं वो है। तो होता क्या बच्चों की यहाँ इन्होंने एक पार्ट डिसाइड कर रखा है, ये वाला। तो ये है इसका अलग अलग से 2 पोर्शन। तो इसको तो ये सरफेस मानते हैं, ये सरफेस है इसकी, ठीक है। अब ये सरफेस है इसकी, ये सरफेस है इसकी, ये आ गया, ये तो है इसकी सरफेस। ये समझ की बात है। अब ये जो है इसका, ये मिडल वाला है, इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अब हमें क्या पता है बच्चों कि अगर इनसाइड कोई एटम है, मान लीजिए कोई एटम इनसाइड है, तो इट इज अट्रैक्टेड बाय ऑल द फोर्सेस, बाय अदर एटम्स, ऑल द फोर्सेस। देयर नो नेट फोर्स ऑन द एटम इनसाइड द बल्क। ये ध्यान रखना आपने। बट अगर कोई एटम यहाँ है, मान लीजिए ये एटम तो बी था अपना और ये एटम ए है, ये इधर अट्रैक्टेड है, इधर अट्रैक्टेड है, नीचे अट्रैक्टेड है, ये। अब नो अपवर्ड, सो दिस इन अनबैलेंस फोर्स डाउनवर्ड। तो हम लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ठीक है, कोर पार्टिकल B, which is attracted by all other atoms, all other particles around it, and hence, and as we can see, हम जैसे देख सकते हैं, ठीक है, इसको देख सकते हैं, that there is net force, net unbalanced force is 0. So there is a net force on B is 0, क्योंकि ये बच्चों सब तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड है, as it is equally attracted by all other forces in all direction, in every direction.
चलो ये ऐसे बना दी लाइन, तो इस पे कोई फोर्स ही नहीं है। बट नाउ अ पार्टिकल ए, तो हम इसका इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे। तो पार्टिकल ए हैज अनबैलेंस्ड इनवर्ड फोर्स, as we can see particle now particle A, as we can see has net unbalanced downward force, net unbalanced downward force। तो सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स है, सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स है, और इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से कोई भी सरफेस, किसी भी बॉडी की सरफेस दूसरों को अफेक्ट कर सकती है। Hence this unbalanced force can attract any other सब्सटेंस। तो ये किसी भी दूसरे सब्सटेंस को, ये दूसरे को अपनी अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये कारण है कोई भी बॉडी या किसी भी बॉडी पे कोई दूसरी बॉडी क्यों आके अटैच होती है। अभी मैंने एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं की है। तो ये किसी भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, ये होता है कारण। अब जैसे हमने मान लीजिए किसी दूसरी बॉडी को पेंट कर दिया, तो पेंट करने के बाद अगर वहां पानी का ड्रॉप फेंका जाए तो वहां वो एब्जॉर्ब नहीं होगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा, या वो बॉडी वेट नहीं होगी, उसको वो गीला नहीं करेगा। तो कारण क्या है? पेंट करने का मतलब यही था कि हमने उसकी सरफेस पे इस अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस कर दिया, एक सब्सटेंस लगा दिया उसके ऊपर, वो अनबैलेंस फोर्स बैलेंस होगी। जैसे हमने यहाँ एक पेंट की एक लेयर ऐसे लगा दी, तो अब ये इधर आ गया। तो पेंट की जो स्मूथनेस है उसमें अनबैलेंस फोर्स इतनी अराइज होती नहीं, फिर भी जितनी होती है उसके साथ वो कुछ डस्ट पार्टिकल ये वो कर पाता है, अदरवाइज वो नहीं करता। तो वहां पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो बंद हो जाता है, पानी उसके अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि वो उसके पास अनबैलेंस फोर्स कम होती है। बेसिकली वो इसके पोर्स में फिल हो जाता है जहां जहां अनबैलेंस फोर्स होती है। इसीलिए हम किसी भी, जैसे वुड पार्टिकल्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं, उनको पेंट करते हैं, क्योंकि अगर वो पेंट नहीं करेंगे तो पानी में फूल जाते हैं फिर। ठीक है, अब वैसे भी होता तो ऐसा भी है, अभी भी होते हैं, पेंट करने के बाद भी हो जाते हैं, पर वो कम होंगे क्योंकि उनकी पानी को या किसी चीज़ को खींचने की ताकत काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से उनका जो पानी को खींचना, एब्जॉर्ब करना, जो भी हम बोले, वो कम हो जाता है। तो ये किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का रीज़न जो है वो ये बन जाता है अपना। ठीक है, तो ये है रीज़न। अब चलते हैं अपने चैप्टर में, कुछ टर्म्स को ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब वो टर्म्स क्या है ये देखते हैं बच्चों। अभी तो कुछ टर्म्स को अभी हम इसको समझ लेते हैं। अब ये तो पता लग ही गया हमें, अभी इसको चलो हटा भी देते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली टर्म आती है बच्चों एब्जॉर्प्शन। तो ये आ गया एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन का मतलब है व्हेन कोई भी सब्सटेंस जब एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो वो जो सरफेस पे ही उसके एब्जॉर्प्शन हो, सरफेस पार्ट पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेट जो है, लिख देते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोर, ठीक है, molecules retained on the surface, ठीक है, do not penetrate in the bulk, when the concentration of substance is more on surface than in core, or molecules which are attracted by the body, ठीक है, the molecules
ऑफ सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द बॉडी, ऐसे है हमारी बॉडी और इसने अट्रैक्ट किया है मॉलिक्यूल्स को यहाँ, तो अट्रैक्टेड बाय द बॉडी, ठीक है, रिमेन ऑन द सरफेस, रिमेन ऑन द सरफेस, ठीक है, एंड डू नॉट पेनिट्रेट टू कोर और बल्क, एक ही बात है, कोर और बल्क। तो ये एड्जॉर्प्शन होती है, जो सरफेस पे जो हमने एड्जॉर्प्शन की है, जो एब्जॉर्ब किया है या अट्रैक्ट किया है, वो सरफेस पे ही रह जाए, दूसरी बॉडी के कोर में या बल्क में ना जाए। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में होता ये है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब दूसरी बॉडी जिसको हमने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, वो सरफेस और कोर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब इतनी अट्रैक्टिव फोर्स है कि उसको कोर तक खींच के ले जाए बॉडी। अब एड्सॉर्प्शन तब होगा जब आपकी अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है और आपकी जो सेटिस्फेक्शन ऑफ फोर्स है वो कोर पे ही हो जाती है, सरफेस पे ही हो जाती है। नो, यहाँ एब्जॉर्प्शन कब होगा, व्हेन अनबैलेंस force is stronger and the attracted body uniformly distribute in surface and core both। ये होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब यहां भी एब्जॉर्ब हो जाए, यहां भी हो जाए, ये सारा हो जाए, ठीक है। जैसे आप क्या करो, आप इसमें अभी हम देखते हैं थोड़ा सा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, तो ये है, जैसे ये हमारे पास एक चौक है, इसको हमने पानी में ऐसे डिप किया, बाहर निकाला, तो आप इसको देखोगे बच्चों कि ये अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, अभी आपको पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं, तो ये यहाँ से दिख जाएगा, ये इसके को अभी देखें, ये सरफेस तो गीली है इसकी, पर अंदर जो कोर है वो सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, एड्सॉर्प्शन तो की है, सरफेस पे तो गीला है ये, बट इसने पानी को अंदर तक नहीं गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे थोड़ा टाइम डाल के देखो, हम ये भी हो सकता है, जैसे हम इसको थोड़े टाइम के लिए डिप करेंगे, देन वी विल रियलाइज कि ये कोर तक पानी जो है इसका एब्जॉर्ब होता है, ये देखिए ये कोर तक भी जाता है। तो एड्सॉर्प्शन के लिए एक बहुत सारे फैक्टर के बीच में से एक फैक्टर उसके टाइम का भी बनता है कि आपने इस बॉडी को कितना टाइम दिया है एड्सॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो अगर ये अनबैलेंस फोर्स इतनी स्ट्रॉन्गर है, जैसे आपने किसी पानी पे एक स्पॉन्ज रख दिया, ठीक है, उसको रखा उठा लिया, तो फिर तो सरफेस में ही आएगा, पड़ा रहने दिया, धीरे धीरे वो उसके कोर तक पानी जो है चला जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में ये है, तो रीजन भी हमने कर लिया, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का रीजन है अनबैलेंस फोर्सेस जो सरफेस पे होती है, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस। तो अगर कोर में और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, अगर ये सरफेस पे ही रहे, कोर में ना आए, तो इसको हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है, ये वाली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। एक है पॉजिटिव और नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, अभी देखिए पॉजिटिव एडसॉर्प्शन है, ये टर्म है पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। तो ये कैसे होगी पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो चलिए अभी यहाँ एक छोटी सी टर्म थी वो छूट गई है, तो ले लेते हैं। तो टर्म आती है बेटे एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट ये टर्म है। एड्सॉर्बेट वो होता है जो सरफेस पे आके डिपॉजिट होगा, जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जैसे ये एक बॉडी है, तो यहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल को मान लीजिए खींच लिया अपनी तरफ सरफेस पे या कोर पे लेने के लिए, तो ये तो है एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट
और ये होगा फिर एडजॉर्बेट, ये आएगा। एडजॉर्बेट वो होता है वो दूसरी की सरफेस पे जाके जो डिपॉजिट होगा। एडजॉर्बेट जो है इट डिपॉजिटेड the substance which deposited on the surface of our body। ये आ गया। अब आ गया एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट तो ये है the body which attract the other body on its surface, the substance या body which attract the other body on its surface for absorption or absorption। ठीक है, तो एडजॉर्बेंट वो है, इसको बोलते हैं जैसे आपके पास स्पॉन्ज है या कोई कपड़ा है तो वो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेंट है। पानी जिसको उसने सोखना है तो उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। ये समझेगा आपको? तो सॉरी एडजॉर्बेट, तो ये वाटर है जिसको हमें सरफेस पे एडजॉर्ब करना है, तो ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेट है, ये याद रखना आपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस पे ये छोटी सी जो टर्म्स थी वो छूट गई, वहाँ ये जो करनी चाहिए थी, तो आगे ये यूज होती रहेंगी। आपको फिर बार बार मैं एक बार फिर बोल के बताऊंगा तो दैट आपको पता चले। अब आता है बेटे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या है? ठीक है, एडजॉर्प्शन पॉजिटिव का मतलब है जो पर्टिकुलरली इसकी डेफिनेशन में था वही इसका मतलब है। ठीक है, नो व्हेन concentration of the adsorbate concentration of adsorbate, ठीक है, is more on the surface, ठीक है, of adsorbent than on bulk। ये ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन का क्या, पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि आपने तो एडजॉर्प्शन करनी है, तो एडजॉर्प्शन में तो सरफेस पे होना चाहिए एडजॉर्ब उसको, तो यही वो बोल रहा है कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट जो है वो बल्क पे ना होके सरफेस पे ज्यादा हो, तभी तो हम उसको एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो इसको हम पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो दूसरा आ जाता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ये भी ध्यान रखना आपने, नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या है। तो व्हेन, ये उल्टा आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है, एडजॉर्बेट इज लेसर ऑन सरफेस देन ऑन बल्क, ठीक है, देन ऑन बल्क, तो इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। पता लग गया बेटे? अब ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो सरफेस पे एब्जॉर्प्शन करने वाली बात थी सरफेस पे कम आया, बॉडी पेनिट्रेट होके कोर पे चलेगी, बल्क पे चलेगी, वो सरफेस पे रिटेन ही नहीं हुई, सरफेस पे रुकी ही नहीं, तो वो सारी की सारी बल्क और कोर पे चलेगी। ये होता है बल्क और कोर पे चलेगी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये है, पॉजिटिव में कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट सरफेस पे ज्यादा है, नेगेटिव में कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट जो है वो बल्क पे ज्यादा है। तो मैं ये बोलूंगा कि अनयूनिफॉर्म जो है एडजॉर्प्शन हुई, एडजॉर्प्शन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, सारी तरह पूरी तरह होती है। अब अगर बल्क पे ज्यादा हो रही है सरफेस पे कम हो रही है तो ये एडजॉर्प्शन का पोर्शन माना जाएगा नेगेटिव का, होनी तो उसको बल्क पे कोर पे सरफेस पे चाहिए थी, वो बल्क में और कोर पे ज्यादा चली गई। ठीक है जी, अब इसमें क्या है आपको, जैसे कंसंट्रेटेड जो है KCl व्हेन शेकन विद ब्लड चारकोल,
ये इसके एग्जाम्पल है। और यहां आता है डाइल्यूट KCl व्हेन शेकन विद ब्लड चारकोल। ये आ गया, ये डाइल्यूट है तो वो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन करेगा, वो सरफेस पे चला जाएगा, और अगर कंसंट्रेटेड है तो वो बल्ब पे नहीं जाएगा, सरफेस। अब ये और भी बड़ी सारी एग्जांपल है डेली लाइफ में, ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। अगर कोई चीज कंसंट्रेटेड है वो सरफेस से बल्ब तक पेनिट्रेट ही नहीं करती, वहीं की वहीं रुक जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन आपको शायद अच्छे से भी समझ लग चुका है। ये एग्जांपल्स याद रखनी है आपको, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है आपको। अब आता है बच्चों, हम क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में रीजन लिखते हैं। डिफरेंस क्या है, सॉरी रीजन में डिफरेंस लिखते हैं। तो पहली बात तो ये है, ये वाला हम अगर इसको अच्छे से देख लें तो ये तो पहली बात है बच्चों, एड्जॉर्प्शन हमेशा अनइक्वल और नो यूनिफॉर्म। देखिए चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं बोलूंगा ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस होती है उस पे। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीसीज इन द बल्क एट द सरफेस। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ adsorbate on in the adsorption, in the adsorbate in the adsorbent। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडसॉर्बेंट इन द एडसॉर्बेंट क्या मतलब, अच्छे से समझो। यहाँ तो सरफेस पे ज्यादा होगी, बल्ब पे कम होगी, तो वे पॉजिटिव हो जाएगी। या सरफेस पे कम होगी, बल्ब पे ज्यादा होगी, तो नेगेटिव हो जाएगी। किसी भी हालत में अनइक्वल ही रहेगी, ये ध्यान रखना। इक्वल हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन बोल देंगे, फिर ये इसका मतलब ये बन जाएगा। तो ये आ गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of adsorbate on या in adsorbent, ये ठीक है। तो ये अनइक्वल आपके पास आ जाएगा। अब ये तो सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना ये तो हमें पता है क्योंकि सरफेस इन्वॉल्व है। सरफेस पे कोई चीज ज्यादा है या कम है, उसी के हिसाब से हम नेगेटिव या पॉजिटिव अभी बता के हटे। ये सरफेस फिनोमिना है, इसको अभी हमें ऐसे याद करना है। अब ये बल्क फिनोमिना है बच्चों। बल्क फिनोमिना मतलब बल्क में होना चाहिए, काम बल्क की तक आना चाहिए, ठीक है। तो ये सरफेस फिनोमिना है, ये बल्क है, यहाँ सरफेस पे बात होगी या बल्क की उस हिसाब से बात होगी, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड पॉइंट। अब ये बहुत है, इट इज रैपिड इन बिगिनिंग, ठीक है, एंड स्लोज डाउन आफ्टरवर्ड्स, स्लोज डाउन, ये बहुत ध्यान रखना है। स्लोज डाउन, ठीक है, नियर इक्विलिब्रियम। अब मैं ये इक्विलिब्रियम शब्द आ गया वो भी बताता हूं अभी, ठीक है। रैपिड इन बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन इन नियर द, इतना। और ये पॉइंट आ गया अपने पास थर्ड, यहां एक और, ठीक है। इट इज स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है एंड मूव्स ऑन यूनिफॉर्म रेट, ये ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, रैपिड फिनोमिना है, स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम, और ये स्लो प्रोसेस है। अभी बताता हूं बच्चों, देखिए होता क्या है, ये सरफेस पे होता ये है बच्चों कि ये है मॉलिक्यूल्स, ये जो मैंने बना दी, ठीक है। आपने कोई चीज डाली इस पे, तो ये सारे मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब, क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस है, करने के लिए झपट पड़ेंगे। अब जैसे ही आपकी पहली लेयर वहां डिपॉजिट हो चुकी, जितनी भी होनी थी, अब अगली जो लेयर आती है डिपॉजिट होने के लिए, उसके पास अनबैलेंस फोर्सेस का पॉइंट बचते ही नहीं है, कम हो जाते हैं,
क्योंकि वो पिछली तरफ पहले जो लेयर आई है उससे काफी सारे तो कवर हो चुके हैं। तो रैपिड है शुरू में, क्योंकि शुरू में सब खाली थे, अनबैलेंस फोर्सेस थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, अब ये एक स्लो प्रोसेस है। अब इसमें क्या है कि आप उसको रख दो, ये धीरे धीरे भैया जी पार्टिकल सेंटर तक, बल्क तक जाएंगे, फिर ये सरफेस खाली होगी, फिर दोबारा आएंगे, फिर आएंगे, धीरे 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 ये काम चलता है। ये यूनिफॉर्म रेट पे आराम से एब्जॉर्प्शन होती है, पूरी यूनिफॉर्म होती है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बच्चों कि जितनी आए उतने उड़ भी गए, फिर ये डीजॉर्प्शन साथ में होती है, इसको डीजॉर्प्शन बोलते हैं। वो अभी आगे इसके बाद ही टॉपिक वो अभी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, रैपिड इन द बिगिनिंग। अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसका डिफरेंस अच्छा माना ही नहीं जाएगा। रैपिड इन द बिगिनिंग है क्योंकि पूरी सरफेस नेक पड़ी है, खाली पड़ी है, सारे पार्टिकल अनबैलेंस फोर्सेस के साथ आपने रखा, वो झपट लिया उन्होंने। अब जब उन्होंने झपट लिया आपको, तो वो तो बैलेंस होगी फोर्सेस। अब जब सेकंड लेयर आप लेके आते हो, सेकंड जब लेयर आती है, तो वहां अनबैलेंस फोर्सेस वाले पॉइंट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो फिर वो उतने की झपटे जाएंगे, बाकी पड़े रहेंगे वहां। तो रेट जो होती है एब्जॉर्प्शन की, स्टार्टिंग में 80% एब्जॉर्ब हो गए आपने डाला, बाद में जब आप डाला तो 20-30-40% एब्जॉर्ब हुए, बाकी पड़े रह गए। तो इससे हम बोलेंगे रेट स्लो डाउन होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम अटेन इजीली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी इजीली। और ये जो है इक्विलिब्रियम जो है, अटेनमेंट इक्विलिब्रियम टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। इक्विलिब्रियम टेक्स टाइम। अब चलिए, अब इक्विलिब्रियम की बात हम कर लेते हैं बच्चों। क्या है इक्विलिब्रियम? ये तो अभी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, तो मैंने बिना इसकी रिवीजन के आपको हटा दिया इसको। चलिए बच्चों, ये ले लेते हैं सरफेस। हम सरफेस पे क्या आया, तो यहां हमने पार्टिकल्स को डाला बच्चों। देखो, जब आप पार्टिकल्स को वहां डालेंगे तो थर्मोडायनेमिकली बहुत कुछ होगा, और हीट एटमॉस्फेयर में भी होती है। तो वो सारी हीट की वजह से जो पार्टिकल आपने सोचा कि वो तो बाइंड होंगे, तो वो परमानेंट थोड़ी ना बाइंड होंगे बच्चों, तो वो थोड़े बहुत उड़ने शुरू हो जाते हैं वापस। ये तो इसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। अब ये ध्यान रखना बेटे, एडसॉर्प्शन बोलते हैं। डिसऑर्प्शन का मतलब है जो सरफेस पे लिक्विड के किसी भी पार्टिकल में एडसॉर्ब हुए पार्टिकल हैं, वो वापस से इवेपोरेट हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसऑर्प्शन। दैट इवेपोरेशन of adsorbate from surface of adsorbent, इसकी सरफेस से हो जाए। ये क्या है, या इसको इवेपोरेशन बोल लीजिए या अनलॉकिंग बोल लीजिए। ठीक है, वो उसको बोलते हैं डिसऑर्प्शन। ये इसका कारण हीट है, या कुछ फोर्सेस में जो अनबैलेंस फोर्सेस कवर हुई थी, जो इसकी बाद में ये नहीं रुका, वहां भाग गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको वो बात नहीं करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, रेट मतलब एक सेकंड में वहां जितना लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस एडसॉर्ब हो रहा है, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। यानी जितना एडसॉर्ब हो रहा है या जितना उड़ रहा है, वो रेट जब बराबर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आ गया। तो जब ये रेट इक्वल हो जाएगा तो उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। अब जब इसका नंबर आएगा एब्जॉर्प्शन, पहले सरफेस पे जाएगा, फिर कहीं उड़ेगा, फिर जाके बात बनेगी ये वाले पॉइंट में। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो टाइम लेगा बहुत, ये तो सरफेस पे ये उड़ना। अब जैसे चले, जैसे धूप है, मई जून का मंथ है, पूरी हीट है, आपने किसी चीज को रख दिया, उस पर पानी डाल रहे हो अब थोड़ा थोड़ा, तो वो गर्म भी तो हो रहा है ना, सूर्य के साथ वो पानी उड़ भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा।
साथ साथ उड़ भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जितना पानी उड़ रहा है, जितना आप एब्जॉर्ब करने के लिए डाल रहे हो, जितना वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है वो बराबर हो जाएगा, तो फिर ये रेट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। शुरू में नहीं आएगा, जहाँ लिखा था रैपिड है, शुरू में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, डीजॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस बहुत हैं। टाइम के बाद अनबैलेंस फोर्सेस कवर हो चुकी हैं, अब जितना उड़ रहा है उतना डिपॉजिट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसको याद रखना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ध्यान से अच्छे से याद करना बच्चों, पॉइंट आपको ये ध्यान से देखने वाली रीजंस हैं। कोई भी रीजन वहां छोड़ के नहीं आना, अगर आ जाए तो सब कुछ लिखना है। चलिए, अब आपने एक टर्म देखनी है बेटे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का एक अलग सा मीनिंग है। नो, व्हेन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एक साथ हो, इसका क्या मतलब है? व्हेन adsorption and absorption occurs simultaneously। ठीक है, एक साथ हो जाए, ठीक है, तो ये कब हो सकेगा? ये देखिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं, एडसॉर्प्शन का मतलब है, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं, अभी ये सरफेस, ये बड़ा सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, अभी सरफेस पूरी भरी नहीं है, तो कुछ पार्टिकल अंदर पेनिट्रेट शुरू हो गए, यानी सरफेस पे भी रुक रहे हैं, पेनिट्रेशन भी हो रही है, एक साथ ही हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने रुई को कॉटन को डाल दिया पानी में, तो वो सरफेस पे भी हो जाएगा, अंदर भी चली जाएगा पानी उसके। तो जब सरफेस पे भी रुक रहे और पेनिट्रेट भी स्टार्ट नहीं हो रहे, देखिए दो तरह का फिनोमिना होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे रुके, बल्ब पे जाए ना, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर सरफेस पे भी रुक रहा है, वो ज्यादा सरफेस पे रुके, थोड़ा थोड़ा बल्ब में जाना शुरू हो जाए, तो वो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। फिर थोड़ी देर के बाद सरफेस और बल्ब में सेम हो जाता है, फिर बल्ब पे ज्यादा जाएगा, सरफेस पे कम रुकेगा, क्योंकि जितना सरफेस रुक सकता है वो रुक गया, बाकी वो पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये एक साथ ही होगा फिनोमिना, ठीक है, सरफेस भी अंदर से बॉडी को लेगी, चीजों को खींचेगी अपनी तरफ, और जो बल्ब है वो भी करेगा, तो ये एक साथ होता है फिनोमिना, ये इसको ध्यान रखना आपने, ये इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चलिए, ये पता चला आपको, पता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। तो ये दोबारा एक बार सुन लीजिए, अगर आपको अच्छे से पता नहीं चला। होता क्या है बच्चों कि एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना, जब सरफेस पे शुरू पे हो, बल्क में ना हो, तो एडसॉर्प्शन बोलेंगे। अगर सरफेस के साथ साथ बल्क में भी होना शुरू हो जाए, एक साथ ही स्टार्ट हो जाए दोनों, यानी जो सरफेस पे रुकना चाहिए था उसमें से कुछ पार्ट 10-20% बल्क में भी चला गया, तो ये एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया एक साथ, वो टाइम के बाद वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आ गया फिनोमिना एक्सप्लेन बाय गिब्स। सो गिब्स, ठीक है, ये ध्यान से सुनना है बच्चों, ये आने वाली चीजों में से एक है इक्वेशन फॉर एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन ये बहुत अच्छा फिनोमिना है, ये कुछ ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। देखो गिब्स की जो है चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब गिब्स का तो हमें पता है कि गिब्स ने ये बोला है, जो भी हम वो भी लिखते हैं, वो गिब्स क्या बोलता है कि जब कोई भी बॉडी सरफेस पे आके आपके पास अटैच होती है, तो व्हेन अ मॉलिक्यूल अटैच टू सरफेस ऑफ अ बॉडी, सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, देन नंबर एक, ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना, दिस इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, सो दिस इज अ एक्सो एंड एक्सोथर्मिक फिनोमिना। तो यहां डेल्टा एच जो बच्चों नेगेटिव होगा, देखिए मैंने अभी बोला था ना हीट इन्वॉल्व है, अब इसी हीट से डिसऑर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, हीट इन्वॉल्व है इसमें, इसी हीट से डिसऑर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो डिसऑर्प्शन और एडसॉर्प्शन एक साथ ही हो जाएंगे फिर।
तो एक बाद टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इतना पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो भी सेकंड में बताता हूँ, फिर मैं पूरा अच्छा लगेगा। एंड ड्यू टू adsorption delta S is positive that is decrease in entropy, that is delta S is a negative, that is decrease in entropy। अब ये देखिए बच्चों, देखिए उसकी एंट्रोपी चेंज, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, एंट्रोपी जो है नेगेटिव हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग हो गई है ना ड्यू टू एडसॉर्प्शन। तो देखिए ये 2-3 कारण बनते हैं डिसऑर्प्शन होने का। कोई भी बॉडी सरफेस पे एक बार आने के बाद अनबैलेंस फोर्सेस पे फंसने के बाद अटैच होने के बाद वापस क्यों उठ गया, डिसऑर्प्शन क्यों हो गया, तो इसका कारण है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो हीट पैदा करती है, उसी हीट में सब हीट पैदा कर रहे हैं, तो हीट जो है वही हीट उनका जो बॉन्ड है उनको तोड़ने में काम आता है, वो उड़ जाता है, जो भी बनता है फिजिकल या केमिकल बॉडी जो भी। अब एक तो एंट्रोपी भी नेगेटिव है वहां, तो कोई भी बंदा, कोई भी बॉडी नेगेटिव एंट्रोपी पे रहना नहीं चाहती, वो नेगेटिव एंट्रोपी को ओवरकम करने के लिए उड़ने की कोशिश करती है। सो दीज टू फिनोमेना हेल्प इन एडसॉर्प्शन एंड हेल्प इन डिसऑर्प्शन आल्सो, बोथ वे है। कैसे, ये देखिए। नाउ एज वी नो, if delta G is negative, then process is spontaneous and or occur, या तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या होगा। तो आपकी इसकी वजह से, इसकी वैल्यू से यहां फिल करने से अगर आपकी वैल्यू डेल्टा जी की नेगेटिव आ गई तो फिर ये आपका काम करेगा। इसके लिए होना क्या चाहिए बच्चों आपके पास, ये ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो ये होना क्या चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इफ डेल्टा एच इज मोर देन डेल्टा एस, ठीक है, प्री डेल्टा एस, तो ओनली देन delta G is negative and adsorption occur। ये मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मान लीजिए डेल्टा H है आपके पास -10 और डेल्टा एस है 8, ठीक है। तो ये -8 आ गया, मान लीजिए, ये चले, ये आ गया आपके पास 8 ये माइनस भी साथ ही रख ले इसको, ठीक है ना। तो ये आ गया, चले, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू डालते हैं, तो ये आ गया -10 और ये आ गया +8, तो ये आ गया -2, तो ये आ गया -1। तो यहाँ कर देते हैं मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा ds तो वैसे भी ये आएगा आपके पास नेगेटिव, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए ग्रेटर, क्योंकि डेल्टा एच भी नेगेटिव आ रहा है और डेल्टा एस भी नेगेटिव, ये प्लस बन जाएगा। तो प्लस बनेगा जब ये प्लस बन जाएगा, ये देखें, ये -10, ये -8। अगर क्या उल्टा हो जाता, -8 -10, तो क्या आता आपके पास -8 +10, तो ये आ गया +2। नो, ये प्रोसेस नहीं होगा, एडसॉर्प्शन नहीं होगा, फिर क्या होगा, डिसऑर्प्शन हो जाएगा, उड़ जाएगा वो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, डिसऑर्प्शन हो जाएगा और वो उड़ जाएगा ऊपर से। तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डी डेल्टा एस, इससे ज्यादा होना चाहिए। डेल्टा जी कोई भी तरीका कर लीजिए नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी कोई भी तरीका हो नेगेटिव आना चाहिए। गिब्स ये बोलता है, गिब्स कहता है कि ये 2 चीजें होती हैं, जब सरफेस पे कोई चीज आके बाइंड हो रही है, चाहे वो वंडर वाल फोर्स से बाइंड हो या केमिकल बॉन्डिंग हो, वो एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, वहां से हीट इवॉल्व होगी, क्योंकि 2 चीजें पास आके बैठती हैं। अगर वो पास आके बैठती हैं, बाइंड हो चुकी हैं, तो उनकी जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव होगी, है कम हो चुकी है, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो चुका है। समझ लगी बात। अब आ गया नेगेटिव डेल्टा जी का साइन। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है तो ये एडसॉर्प्शन आपका कंटिन्यूस रहेगा, बट कुछ समय के बाद ये थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। होता क्या है बच्चे कि बाइंडिंग कम मत में
हीटिंग जो है वो कम होती है एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच कम उड़ता है एज कंपेयर टू बाइंडिंग में, तो फिर ये सारा डीजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो पहले रेट ज़्यादा है, जैसी रेट ज़्यादा होती है तो हीट भी ज़्यादा आएगी, हीट ज़्यादा आएगी तो अनबाइंडिंग फोर्सेस बढ़ जाएंगी, फिर वो अनबाइंड होंगे, वो भागेंगे। तो पहले एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, डीजॉर्प्शन कम है, ठीक है, ये कम है। तो धीरे धीरे इसी की हीट यूज़ करके डीजॉर्प्शन बढ़ जाता है, एडजॉर्प्शन कम हो जाता है, फिर वो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, जितना आ रहा है उतना उड़ रहा है, जितना आ रहा है उतना उड़ रहा है, तो सरफेस पे कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। समझ आते हैं? तो हम उसे बोलते हैं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए है। आई होप आपका सरफेस केमिस्ट्री का स्टार्ट अच्छा हो चुका है। तो कल या आगे लेक्चर में इसको अगले पॉइंट में देखेंगे, ठीक है? कि चलिए कम करते हैं आगे।